आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अर्थशास्त्र का पहला लेसन, जिसका नाम है विकास यानी डेवलपमेंट। तो विकास क्या होता है, उसे जानने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे इसके बारे में। तो इसमें पहली चीज विकास जो है, विकास की प्रगति अथवा धारणा से हमारा साथ है। प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ रही है। हम विकास करना चाहते हैं हमेशा से, इसीलिए हमारे साथ विकास शब्द जुड़ा रहा है। हमारी कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं, जो कि हम कैसे क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। तो इसी तरह हम अपने देश के लिए विचार रखते हैं कि कोई देश किस तरह का होना चाहिए। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ये सब जानना ही इसी प्रकार से विकास से संबंधित है। तो अब हम विकास के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि विकास में क्या क्या चीजें होती हैं। तो विकास में जो होते हैं वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं और साथ ही उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, उनके विभिन्न लक्ष्य होते हैं। अब आप एक सूची बनाने का प्रयास करें कि अलग अलग लोगों के अनुसार क्या अर्थ हो सकता है विकास का, जो एक अनुसूची नीचे बना के दिखाई गई है। इसमें पहले कुछ इसमें तालिका में कुछ स्तंभ भरे गए हैं और कुछ नहीं भरे गए। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो है, उसके लिए विकास का क्या अर्थ है। तो उसके लिए विकास का अर्थ है काम करने के उसे ज्यादा दिन मिले और बेहतर मजदूरी मिले। दूसरा, उसे स्थानीय स्कूल और उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का, उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल सके, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वो भी नेता बन सके। ये तो है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए लक्ष्य। अगर ग्रामीण मजदूर किसान की बात की जाए, जिसके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है। दूसरी चीज आती है पंजाब के समृद्ध किसान। अब अगर हम पंजाब के समृद्ध किसानों की बात करें तो उनके लिए विकास का मतलब होगा उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। यानी उन्हें ऐसे मजदूर चाहिए जो मेहनत करें, लेकिन साथ ही वो सस्ते भी हों, उन्हें कम मजदूरी देनी पड़े और वो इस आय को सुनिश्चित कर सकें ताकि वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। इन कार्यों के लिए पंजाब के समृद्ध किसानों को विकास चाहिए। तीसरा आता है किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। तो कुछ तालिकाएं दी हैं जो हमें खुद से भरनी है आपको। अगला आता है एक और दिया है भर के, जिसे दिया गया शहर के अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का क्या अर्थ है। तो उसके लिए उसका अर्थ है कि उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिले और वो अपने फैसले खुद कर सके, वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। ये उसके कुछ लक्ष्य हैं विकास के, उसके अनुसार। तो जब हम इस तालिका पे विचार करते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सभी व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं है, सबके अलग अलग विचार होते हैं विकास के लिए। वे लोग, कोई भी व्यक्ति विकास में ऐसी चीजें चाहता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, सबसे ज्यादा जरूरी हो। यानी वे चीजें और आकांक्षाएं जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें आपस में विरोध हो। एक को अच्छी चाहिए जबकि दूसरे को बुरी। जैसे एक लड़की अपने भाई के समान आजादी चाह सकती है और अवसर भी, और साथ में ये आशा रखती है कि भाई भी घर के काम में हाथ बटाए। हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो, तो इस तरह दोनों में विरोध पाया जाता है। इसी तरह हो सकता है कि अधिक बिजली पाने के लिए जो उद्योगपति हैं वो ज्यादा बांध चाहें, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है या फिर उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो उसके आसपास रहते हैं। हो सकता है वो बेघर बेघर हो जाएं, जैसा कि आदिवासी होता है, इसलिए वो इसका विरोध कर सकते हैं। या हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक डैम, चेक बांध या तालाब पसंद करें। ये हो सकता है। तो इसी तरह दो बातें साफ हैं कि पहली कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरी कि एक के लिए जो विकास है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए विकास हो। यहाँ तक कि हो सकता है कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो। जैसे विरोधाभास आपको इस चित्र में देखने को मिल रहे होंगे, एक कार वाला आदमी और दूसरा किसी तरह सड़क के किनारे रहने वाले लोग। अब आते हैं
दूसरी चीज पे। ये तो हुई विकास की बात। अब आते हैं आय और अन्य लक्ष्य पे। आय के लक्ष्य क्या हैं? अगर आप फिर तालिका को देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग चाहते हैं उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज की अच्छी कीमत मिले। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो वो ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने वालों के अतिरिक्त लोग इसके अलावा कुछ और चीजें चाहते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कुछ मामलों में आय और उपभोग से ज्यादा ये लक्ष्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल हमें वस्तुओं की ही आवश्यकता नहीं होती। अब आता है द्रव्य, उससे जो हमारे पास द्रव्य है या मुद्रा है जिससे हम वस्तुएं खरीदते हैं, वो एक कारक है जिसपे हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन उसके अलावा भी कई चीजों पर निर्भर करता है जो हमें जरूरी होती हैं। अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में मित्रों के बारे में सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह बहुत सी चीजें जिन्हें नापा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व है। इनकी हम उपेक्षा करते हैं, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी तरह एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है। उसे स्वीकार करने के लिए आपको आय के अतिरिक्त कई कारकों को भी विचार करना होगा, जैसे आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं मिलेंगी, काम का वातावरण कैसा होगा, या फिर आपको सीखने के कैसे अवसर मिलेंगे। दूसरी नौकरी में हालांकि आपको वेतन कम मिल सकता है, लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। तो इससे आपके अंदर सुरक्षा की भावना कम हो जाएगी। तो इसी तरह विकास के लिए जो लोग हैं वो मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, उनके लक्ष्य मिले जुले होते हैं। ये सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक सुरक्षा स्वीकार किया जाएगा। ये भी एक सच है। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण महिलाएं विभिन्न प्रकार की ज्यादा महिलाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए लोगों के विकास का लक्ष्य केवल बेहतर आय नहीं होता, केवल उनको आय से ही मतलब नहीं होता, बल्कि जीवन में उनके लिए अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई लोगों के रूप में। अब हम इसी चीज को देखेंगे कुछ राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में, कि राष्ट्रीय विकास में किस चीज की आवश्यकता है और राष्ट्रीय विकास कैसे होता है। इसी तरह जब लोगों के लक्ष्य के भिन्न हैं तो उनकी विकास के बारे में भी धारणा भिन्न होगी। तो भारत के लिए विकास के लिए क्या चाहिए, ये थोड़ी चर्चा कीजिए। हो सकता है आपने कई उत्तर अलग अलग विद्यार्थियों के इस सवाल के अलग अलग उत्तर होंगे और उनमें से किसी विषय में आप स्वयं भी निश्चित नहीं हो सकते। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि देश के विकास के विषय में अलग अलग लोगों की धारणाएं भिन्न हो सकती हैं या परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं, लेकिन सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि वो परस्पर विरोधी हैं तो कैसे निर्णय लिया जाए। इन्हीं शब्दों पर विचार करना आवश्यक है राष्ट्रीय विकास को लेकर। अब यहाँ पर एक अखबार की रिपोर्ट दी गई है जिसमें कहा गया कि एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष, जो उनके अंदर जहरीले अवशेष थे, वो एक शहर के खुले कूड़ा घर में और आसपास के समुद्र में डाल दिए। ये अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट के अबिदजान शहर में हुआ। इन खतरनाक अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों में जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना और दस्त लगने की शिकायत की गई। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण, जहरीलेपन के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। ये एक उदाहरण है विकास का अलग वो विरोधाभास देखने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाए विकास के लिए, कैसे पता चलता है कि कोई देश अधिक विकसित है और कुछ कम विकसित। जब हम अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना के लिए अलग अलग पहलू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें कक्षा में विद्यार्थियों का
तुलना करनी है तो हम अलग अलग पहलू देखते हैं। उनकी ऊंचाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी प्रतिभा और रुचि में अंतर होता है। हो सकता है कि जो सबसे स्वस्थ विद्यार्थी है वो सबसे पढ़ाकू ना हो, या फिर हो सकता है कि सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी जो है वो हो सकता है कि मित्रता ना रखता हो लोगों दूसरे बच्चों से, दूसरे विद्यार्थियों से। तो हम इनकी तुलना कैसे करते हैं? हम इस मापदंड पे करते हैं जो तुलना के उद्देश्य पे। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए हमें अलग अलग मापदंड लेने पड़ते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की प्रगति नापनी हो तो हम उसे कैसे चुनेंगे? तो इस चीज को चुनने के लिए हम सामान्यतः व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर उनकी तुलना करते हैं। हम उनकी किन्हीं एक या दो विशेषताओं की तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकता है। यही बात विकास के लिए देशों पे भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है उनकी आय। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है। ये इस समझ पे आधारित है कि अधिक आय का मतलब होता है कि मानवीय आवश्यकताओं के लिए सभी वस्तुओं का उपलब्ध ज्यादा होना। जिसके पास आय अधिक है वो अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे सभी वस्तुएं वो अधिक आय से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा आय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। यानी जब हम किसी देश की आय निकालते हैं तो उसके लिए हम उस देश के सभी निवासियों की कुल आय ज्ञात करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि देश की कुल आय क्या है। लेकिन देशों के बीच आय इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सबकी जनसंख्या अलग अलग होती है और कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। जो देश की कुल आय को जब कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमें औसत आय प्राप्त होती है, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट जो है, विश्व विकास रिपोर्ट, उसके अनुसार देशों के वर्गीकरण में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे ज्यादा है उसे समृद्ध देश माना गया, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 डॉलर प्रति वर्ष उससे कम है तो उसे निम्न आय वाला देश कहा गया। भारत मध्य आय वाले देश में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में 1820 डॉलर प्रति व्यक्ति थी। समृद्ध देश, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ छोटे देश शामिल नहीं है, उन्हें आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। समृद्ध देशों को हम विकसित देश के नाम से भी जानते हैं। तो औसत आय, अब अगर हम औसत आय की तुलना क्यों नहीं कर सकते? यहाँ दो देशों की तुलना दी गई है जिसमें नागरिकों की, देश का है जिसमें पहले नागरिक की आय है 9500 रुपए, दूसरे नागरिक की आय है 10,500 रुपए, तीसरे नागरिक की आय है 9,800 रुपए, चौथे नागरिक की 10,000 और पांचवें की 10,200। अगर हम इनका औसत निकालते हैं तो आता है इसका औसत हमें मिलता है 8,000 रुपए। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, सॉरी, ये औसत हमें मिलता है 10,000 रुपए यदि हम इस देश की बात करें। जबकि दूसरा देश है उसकी भी औसत आय 10,000 है, लेकिन फिर भी दूसरे देश में एक व्यक्ति की आय 48,000 है, बाकी सबकी आय 500-500 रुपए है। तो ये तुलना सही है? इस देश में निर्धन और धनी लोगों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। जैसे ये दिखाया गया है, कुछ लोगों ने कुर्सियां बनाई और उन सभी ने उनका उपयोग किया। या फिर गरीब देशों में होता है जहां गरीब और अमीर दोनों पाए जाते हैं, कुछ व्यक्ति कुर्सियां बनाते हैं लेकिन मिलती केवल कुछ ही व्यक्तियों को है, बाकी सब उसको कम कुर्सियों पे ही रहना पड़ता है। तो ये है आय के लक्ष्य, औसत आय नापने का नुक्स परिणाम। अभी हम आज के लिए यहीं तक इस लेसन को समाप्त करेंगे। आगे की कक्षा में हम आगे की चर्चा करेंगे।